फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक का जो टाइटल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसमें हम जो मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, criticism of directive principle, importance, implementation of directive principle of state policy, fundamental rights and directive principle of the state policy, supplementary concept and differences between directive principle and fundamental rights। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे fundamental rights and directive principle of state policy in judiciary। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को नीतियों के निर्माण संबंधी कुछ बहुमूल्य निर्देश दिए गए हैं, जिसको राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया है। यह निर्देशक सिद्धांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर संविधान के प्रारूप में सम्मिलित किए गए थे। सर आइवर जेनिक्स के अनुसार भारतीय संविधान का ये भाग फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है, जबकि समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य। हमारे संविधान निर्माता भारत को कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अंकित किया। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याण का कार्य कर सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त कर सके। दूसरी ओर इसकी आलोचना भी की जाती है क्योंकि इसके पीछे कानूनी शक्ति नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें राज्य के निर्देशक सिद्धांत को लागू करना या ना करना उन पर निर्भर करता है। संविधान सभा में इस संबंध में के.टी. शाह ने कहा था, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एक चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम कमलेश्वर यानी बिहार गवर्नमेंट वर्सेस कमलेश्वर सिंह तथा केरल शिक्षा अधिनियम 1957 पर निर्णय देते हुए इन सिद्धांतों को प्राथमिकता प्रदान की। इसके फलस्वरूप संविधान में प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ संशोधन किए। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता इस प्रकार से है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का उद्देश्य। संविधान की उद्देशिका में नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता मिले एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले। हमारे संविधान निर्माता भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में समाजवादी पद्धति समाज निर्माण करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि राष्ट्र के निर्माण विकास के लिए आर्थिक तथा सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना की समान आवश्यकता है। उन्होंने भविष्य के शासकों को आर्थिक तथा सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए निर्देश दिए। सेकंड, नॉन जुडिशियबल यानी गैर न्यायोचित नीति निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। हम सरकारों को इन सिद्धांतों को कार्यरूप दिलाने के लिए विवश नहीं कर सकते और ना ही न्यायालय सरकार के इन सिद्धांतों को लागू ना करने पर कोई दंड दे सकते हैं। एंड थर्ड, देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत। ये उचित है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार को विवश नहीं किया जा सकता, परंतु स्वयं सरकारें इन सिद्धांतों की अनदेखी नहीं कर सकती। इन सिद्धांतों के विरुद्ध बना कानून संविधान के विरुद्ध कानून होगा, जिसे न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। एंड नेक्स्ट, अनुदेश पत्र। नीति निर्देशक सिद्धांत
लोगों के लिए कानून बनाते समय सरकार के लिए निर्देशकों का कार्य करते हैं। यह उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है अगर उन्हें सुनिश्चित तरीके से लागू किया जाए। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक 16 अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इस भाग के अतिरिक्त अनुच्छेद 350 ए और 351 में भी इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की व्यवस्था करता है और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास की बात करता है। संविधान निर्माताओं ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के योजनाबद्ध तरीके से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 4 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है समाजवादी सिद्धांत, एंड सेकंड गांधीवादी सिद्धांत, एंड थर्ड उदारवादी सिद्धांत, एंड फोर्थ सामान्य सिद्धांत। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं सोशलिस्टिक डायरेक्टिव्स यानी समाजवादी सिद्धांत। इसके अंतर्गत वे निर्देशक सिद्धांत आते हैं जो भारत में आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी समाजवादी राज्य स्थापित करना है। ये राज्य को निम्नलिखित निर्देश देते हैं। फर्स्ट, राज्य ऐसे समाज स्थापित करेगा जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय मिल सके, अनुच्छेद 38। एंड सेकंड, नर नारियों को समान रूप से वेतन, जीविका के साधन प्राप्त हो, अनुच्छेद 36 क। एंड थर्ड, देश के भौतिक साधनों का वितरण इस प्रकार है जिसमें अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। एंड फोर्थ, आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि धन तथा उत्पादन कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित ना हो, अनुच्छेद 38 ख। एंड फिफ्थ, पुरुषों तथा स्त्रियों को समान वेतन। एंड सिक्स, स्त्री पुरुषों तथा बच्चों को आर्थिक संकेतों से विवश होकर ऐसा कार्य ना करने दिया जाए जो उनके आयु तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। एंड सेवन, बच्चों और नवयुवकों के शोषण, आर्थिक और नैतिक पतन से रक्षा हो। एंड एट्थ, राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा पा सके एवं बेकारी और अंगहीनता आदि देशों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट 9, राज्य काम के लिए न्यायपूर्ण दशाओं का प्रबंधन करेगा। राज्य अधिक से अधिक प्रसूति सहायता देगा, अनुच्छेद 42। एंड 10th, राज्य प्रत्येक मजदूरों के लिए अच्छा वेतन, अच्छा जीवन स्तर तथा अवकाश का प्रबंध करे। राज्य ऐसा प्रबंध करे कि मजदूरों को सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाएं प्राप्त हो और वे उसका आनंद उठा सके। एंड 11th, राज्य संविधान के आरंभ होने से 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा, अनुच्छेद 38 क। वर्तमान में इसका महत्व नहीं रह गया है क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया है। एंड नेक्स्ट, गांधीवादी सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में हमें गांधीवादी विचारधारा देखने को मिलती है। संविधान निर्माता स्वतंत्रता के समय से ही गांधीवादी सिद्धांत को संविधान का आधार बनाने के पक्ष में थे। गांधीवादी दर्शन पर आधारित निम्नलिखित तत्वों को इस भाग में सम्मिलित कर दिया है, जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है, राज्य गांव में पंचायतों का गठन करेगा और इतनी शक्तियां और अधिकार देगा जिनमें वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके, अनुच्छेद 40। एंड सेकंड, राज्य गांव में व्यक्तिगत तथा सहकारी गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। एंड थर्ड, राज्य कमजोर व पिछड़े हुई जातियों को विशेष रूप से शिक्षा तथा आर्थिक हित की उन्नति करेगा। इस बारे में राज्य विशेष रूप से हरिजनों तथा कबीलों यानी अनुसूचित जनजातियों की उन्नति की तरफ ध्यान देगा और उसकी सामाजिक न्याय तथा सब प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट, राज्य शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं पर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। एंड फिफ्थ, राज्य को लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा स्वास्थ्य सुधारने को अपना परम कर्तव्य
समझने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, उदारवादी सिद्धांत। संविधान की भाग 4 में हमें उदारवादी सिद्धांत की छाप मिलती है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है, राज्य सभी भारतीय क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त करने की कोशिश करेगा, अनुच्छेद 44। सेकंड, 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, अनुच्छेद 48। एंड नेक्स्ट, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण करना, अनुच्छेद 50। एंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जनरल डायरेक्टिव्स यानी सामान्य सिद्धांत। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। एंड सेकंड, प्रत्येक स्मारक स्थल अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के विनाश तथा विकृत करने को रोकना और इनका रखरखाव करना, अनुच्छेद 49। एंड थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51A। फोर्थ, राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक संबंधों को स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि तथा समझौते के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। एंड 6, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के प्रयास की रीति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की आलोचना। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को उस समय से आलोचना हो रही है जब से संविधान लागू हुआ है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की कई पक्षों से आलोचना की गई है तथा कई विचारकों ने इन सिद्धांतों को संविधान में अंकित करना व्यर्थ बताया है। केटी शाह ने इसके संबंध में बताया है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एक चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। डॉक्टर जेनी गंडा का विचार है कि इन सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। निर्देशक सिद्धांत के विरुद्ध की जाने वाली आलोचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट है विधिक शक्ति की कमी। नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध मुख्य आलोचना यह है कि इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है। इसे लागू करने के लिए राज्य को फोर्स यानी बाध्य नहीं किया जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि वे मात्र शुभ इच्छाएं और नैतिक उपदेश है और वास्तव में इनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। डॉक्टर हियर ने निर्देशक तत्वों को उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र कहा है। एंड सेकंड, अस्पष्ट तथा आंतरिक रूप से क्रमबद्ध नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध ये भी आलोचना की जाती है कि किसी निश्चित या संगतपूर्ण दर्शन पर आधारित नहीं है। डॉक्टर जेनिक्स के अनुसार नीति निर्देशक तत्व किसी निश्चित तथा संगतपूर्ण दर्शन पर आधारित नहीं है। उन्हें ना तो उचित रूप से क्रमबद्ध किया गया है और ना ही तार्किक ढंग से वर्गीकृत किया गया है। एक ही बात बार बार दोहराई गई है। स्मारकों का संरक्षण जैसी मामूली बात की अत्यधिक महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक प्रश्न को साथ मिलाकर उलझन पैदा कर दी है। एंड थर्ड, व्यवहारिक एवं अनुचित। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में कुछ ऐसे तत्व है जिनको लागू करना कठिन है। उदाहरण के तौर पर मद निषेध जिन राज्यों में करने का प्रयास किया गया है वहाँ न केवल राज्य की आय में बहुत कमी है अपितु वहाँ भ्रष्टाचार में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त रोजगार देना, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा निःशुल्क शिक्षा देना कठिन है क्योंकि हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं है। एंड फोर्थ, संवैधानिक द्वंद्व। संवैधानिक विविधताओं के समक्ष कभी कभी ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसे विधेयक पर अपनी स्वीकृति ना दे तो निर्देशक सिद्धांत के विरुद्ध हो तो क्या होगा। कुछ विधिवेत्ता का विचार है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु व्यवहारिक में ऐसा नहीं है क्योंकि संसद द्वारा विधेयक पास करने पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होती है क्योंकि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है। संवैधानिक दृष्टि से यह गलत होगा। अंबेडकर ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि और इसे खतरनाक सिद्धांत की संज्ञा दी है जो संवैधानिक संकोच पैदा कर सकती है। एंड नेक्स्ट, क्रियान्वयन संबंधी शिथिलता। पिछले 67 वर्षों का अनुभव इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों ने इन नीति निर्देशकों को लागू करने में उत्साह का प्रदर्शन नहीं किया है। अगर उनके द्वारा ऐसा किया गया है तो इनकी सार्थक क्रियान्वित संभव थी।
चटर्जी के शब्दों में, आम जनता ब्रिटिश युग में फैली दशाओं तथा वर्तमान कालीन दशाओं में कोई अंतर नहीं पाती है। खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्या अब भी हल नहीं हो सकती है तथा साधारण जनता का जीवन और भी कठिन तथा दुर्बल हो गया है, बल्कि वो यही महसूस करते हैं कि संविधान की घोषणाएं निर्देशन नहीं अपितु सजावट की सामग्री है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत का महत्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राज्य नीति के निर्देशक के पीछे एक व्यापक जनहित तथा लोक कल्याण की दृष्टि में रखकर ही इनका रचना की गई थी। संविधान सभा में इसके महत्व के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान का उद्देश्य केवल राजनीति प्रजातंत्र की व्यवस्था करना ही नहीं वरन ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र भी हो। राज्य नीति को निर्देशक सिद्धांत इस आदर्श की पूर्ति का साधन है। इस बात की आशा दिलाता है कि इन्हें शासन का मूलभूत आधार बनाया गया है तो देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन तत्वों को करने के लिए प्रयत्नशील है, जिसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। फर्स्ट है, निर्देशक सिद्धांत के पीछे जनमत की शक्ति है। यह सत्य है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के पीछे कानून की शक्ति नहीं है, परंतु इस आधार पर इन्हें महत्वहीन मान लेना गलत होगा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इसकी उपेक्षा करके अधिक समय सत्ता में नहीं रह सकती। नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी सरकार की सफलता और असफलता के मापदंड है। जनमत जितना सबल, सुदृढ़, ठोस एवं जागरूक होगा, नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वित उतनी ही निश्चित होगी। श्री आलादी कृष्णस्वामी के शब्दों में, कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा। एंड सेकंड, सरकार के लिए निर्देशक, यह केंद्र तथा राज्य के लिए मार्ग प्रदर्शन काम करती है। सरकारों पर उत्तरदायित्व डालते हैं कि कानून निर्माण करते समय वे इन तत्वों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें। ये राज्य का पथ प्रदर्शक करते हैं। ये स्थायी अनुसरण पत्र है जो कि सामान्य हित के लिए उसे क्या करना चाहिए, इस दिशा में उनके क्या कर्तव्य वो उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है, न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, फिर भी न्यायालय के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। सामाजिक कानून के औचित्य को सिद्ध करने के लिए न्यायालयों ने नीति निर्देशक का सहारा लिया। उदाहरणतः बम्बई राज्य बनाम FN बालसरा के मुकदमे में बाधा को यानी रिस्ट्रिक्शन को निश्चित करने में अनुच्छेद 47 का सहारा लिया था। विजय कॉटन मिल्स बनाम अजमेर राज्य के मामलों में 43 अनुच्छेद का सहारा लेकर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को संवैधानिक करार दिया। वह केरल एजुकेशन बिल के मामले में यह निर्णय दिया कि यद्यपि निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार पर हावी नहीं हो सकते, परंतु अधिकारों के क्षेत्र व विस्तार को नियंत्रित करते समय न्यायालय निर्देशक सिद्धांत की उपेक्षा नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट, संविधान का उद्देश्य। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के मौलिक उद्देश्यों को दर्शाता है। संविधान निर्माताओं का अंतिम उद्देश्य था कि वो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना था। संविधान में स्पष्ट कह दिया गया है कि यह तत्व देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत होंगे। नेक्स्ट, कार्यपालिका इन सिद्धांतों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। निर्देशक सिद्धांत संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वीकृति देने से मना कर सकता है जो इसके प्रतिकूल है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है तथा वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होती है। नेक्स्ट, न्यायिक मान्यता। संविधान में कानूनी मान्यता ना होने के बावजूद इन तत्वों को न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में मान्यता दी है। एक मत से स्वीकार है कि संविधान का भाग होने के कारण न्यायालयों का कर्तव्य हो जाता है कि वे इन सिद्धांतों की रक्षा करें, राजनीतिक दलों को इच्छा पर ना छोड़ें। नेक्स्ट, सरकारों के कार्यों का मूल्यांकन का पैमाना।
राज्य के निर्देशक सिद्धांत शासन की सफलताओं को जांचने का मापदंड भी प्रस्तुत करते हैं। ये वे तत्व विधानमंडल के बाहर मतदाता और विधानमंडल के अंदर विरोध दल के हाथों में ऐसी तलवार है जिसका प्रयोग सामान्य हित में किया जा सकता है और उदासीन सरकार को लोकहित के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट, मौलिक अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय को नोटिस। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 1998 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। ये नोटिस के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य है कि वो मौलिक कर्तव्य के विषय में जनता को शिक्षित करे ताकि अधिकार व कर्तव्य के मध्य संतुलन उत्पन्न हो। इसके लिए समिति गठित की गई जिसके निम्नलिखित कार्य थे। फर्स्ट, पाठ्यक्रम तथा सह पाठ्यक्रम क्रियाकलापों के भाग के रूप में गतिविधियों का निर्धारण करना। एंड सेकंड, सेवा पूर्ण तथा सेवा काल में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम विकसित करना। एंड थर्ड, प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा हेतु विषय वस्तु विकसित करना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन। भारतीय लोकतंत्र की सफलता निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में निहित है। भारत सरकार ने पिछले 66 वर्षों में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए अनेक कानून व योजना लागू की है। आर्थिक विकास के लिए योजना पद्धति अपनाई गई है ताकि निर्देशक सिद्धांतों में निहित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। गरीबी व आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार किया गया है। विश्व शांति व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य निर्देशक सिद्धांत द्वारा घोषित लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति है। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार ने अब तक निम्नलिखित कदम उठाए हैं। फर्स्ट है पंचशील। भारत की विदेश नीति में निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी रूप से लागू किया गया है और पंचशील को भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत के रूप में अपनाया गया है। इसके द्वारा धारा 51 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत पूरी तरह से लागू किए गए हैं और भारत उन पर अमल करता है। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम, यानी भूमि सुधार तथा जिम्मेदारी का उन्मूलन। भारत सरकार ने संविधान लागू होने के तुरंत बाद भूमि सुधार कानून बनाए और जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने के प्रयास किए। भूमि की अधिकतम भूमि भी निश्चित की गई। ये कदम आय तथा संपत्ति के समतापूर्ण वितरण को लागू करने का प्रयास है। एंड थर्ड, कमजोर तथा दलित वर्ग के उत्थान के प्रयास। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े कमजोर व दलित वर्ग के उत्थान, उनके कल्याण, उनमें शिक्षा के प्रसार तथा उनके आर्थिक हित की बढ़ोतरी के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं और इनके लिए विधानमंडलों, सरकारी सेवाओं, शिक्षा संस्थाओं, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। शिक्षा प्राप्ति के लिए इन्हें बहुत सी सुविधाएं दी है, जैसे फीस की छूट, छात्रवृत्ति, पुस्तिकाएं, छात्रावास आदि की सुविधाएं भी दी गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण की नीति। सरकार ने निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए विशेषकर अनुच्छेद 39 सेक्शन बी के अंतर्गत धन और उत्पादन के साधनों को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न करने और उन्हें सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई और बहुत से सेवाओं तथा व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण किया। सरकार ने बैंकों, जीवन बीमा, सामान्य बीमा, हवाई यात्रा, परिवहन, कोयले की खानों, बिजली के उत्पादन आदि को सरकारी नियंत्रण तथा स्वामित्व से लिया। नेक्स्ट है श्रमिकों के हितों की रक्षा। निर्देशक सिद्धांतों में सरकार की श्रमिकों के लिए काम की न्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने, उन्हें अच्छे वेतन तथा अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करवाने, जीवन निर्वाह के योग्य आजीविका कमाने के अवसर प्रदान करने, उन्हें शोषण से बचाने, उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की व्यवस्था करने के प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। श्रमिकों के लिए काम के अधिकतम घंटे, न्यूनतम मजदूरी, छटनी के नियम,
छुट्टियों की व्यवस्था, बीमारी आदि में चिकित्सा सुविधा निकाले जाने की दशा में पूर्व सूचना यानी नोटिस अथवा उनके स्थान पर वेतन आदि की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, स्त्रियों तथा बच्चों के हितों की रक्षा। सरकार ने स्त्रियों तथा बच्चों के हित की रक्षा के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। महिलाओं के प्रसूति सुविधाओं की व्यवस्था है। सेवाओं में लगी महिलाओं को प्रसूति के दौरान वेतन सहित छुट्टी दी जाती है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रसूति गृह स्थापित किए गए हैं। महिलाओं का राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य महिला आयोग उनके हितों की रक्षा करने और उन पर होने वाले अत्याचारों की जांच पड़ताल के लिए स्थापित किए गए हैं। 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कानून द्वारा 1993 में नगर पालिकाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं में उनके लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में स्त्रियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार बच्चों के हित की रक्षा हेतु बाल मजदूरी को रोकने के लिए अभियान चलाए गए हैं और उनके लिए शिशु गृह की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, पंचायती राज की स्थापना। ग्रामीण क्षेत्र के विकास तथा उनके स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज प्रणाली को 1958 में ही लागू कर दिया गया था। 1993 में लागू हुए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कानून द्वारा इन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई है और इनके नियमित चुनावों तथा आय के साधनों के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है तथा इनकी चुनाव प्रणाली भी समस्त भारत में एक जैसी कर दी गई है। नेक्स्ट है कृषि तथा पशुधन का विकास। निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो कृषि को वैज्ञानिक ढंग पर विकसित करने और पशुओं की नस्ल में सुधार करने और दुधारू यानी दूध वाले पशुओं के वध को रोकने के प्रयास करें। इस दिशा में भी सरकार ने सराहनीय कदम उठाए हैं। लगभग सभी राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय खोले गए हैं जहां फसलों की नई नई किस्मों तथा पशुओं की नस्लों पर अनुसंधान यानी रिसर्च तथा शिक्षण कार्य हो रहा है। किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। नेक्स्ट, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने वाला निर्देश अभी तक भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। फिर भी इसे अधिकतर राज्यों में आंशिक रूप से लागू किया जा चुका है। नेक्स्ट, ग्रामीण उद्योग व कुटीर उद्योग का विकास। ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रयास करना गांधीवादी निर्देश है। इसे लागू करने के लिए भी सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। इन्हें बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई है तथा प्रत्येक राज्य में खादी बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है माध्य निषेध। सरकार ने माध्य निषेध को लागू करने के कई प्रयास किए हैं परंतु लगता है इसमें सफलता मिलना कठिन है। कई राज्यों में इसे लागू किया गया है परंतु इसके परिणाम बुरे निकले। लोगों ने इसकी तस्करी तथा चोरबाजारी शुरू कर दी और घटिया प्रकार की शराब पीने से कई मौतें भी हुई। इससे सरकार को वित्तीय हानि भी हुई। अधिकतर राज्यों ने इसे वापस ले लिया। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। सरकार ने उन स्मारकों की रक्षा के लिए जो ऐतिहासिक तथा कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई कदम उठाए हैं। ऐसे स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है और उनकी मुरम्मत तथा देखभाल का उत्तरदायी सरकार निभाती है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना। सरकार ने देश की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लागू की है। इस योजना के कार्यान्वयन में निर्देशक सिद्धांतों को भी लागू करने के प्रयास भी सम्मिलित है। नेक्स्ट, निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39(1) द्वारा राज्य को निर्देश दिया है कि वो गरीब नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करें ताकि कोई नागरिक अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण न्याय पाने से वंचित ना हो। इस दिशा में भी सरकार ने कदम उठाए हैं और लगभग सभी राज्यों में निःशुल्क कानूनी सहायता केंद्र खोले गए हैं तथा गरीब नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। नेक्स्ट, न्यायपालिका की कार्यपालिका से
पृथकता। सरकार ने अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दिए गए निर्देश को लागू करने के भी प्रयास किए हैं और अधिकतर राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग है जो केवल न्यायिक कार्य करते हैं और सरकारी मजिस्ट्रेट अलग है जो कार्यपालिका संबंधी कार्य करते हैं। यदि मौलिक अधिकारों के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया है, तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा वे देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इस दृष्टि से मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व पूरक अवधारणा। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों के पूरक होने से समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं तथा दोनों पूरक होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि और क्या दिया जाना बाकी है। इस तरह नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में कहा गया कि निर्देशक तत्व देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत है और संविधान के भाग 3 के उपबंध को इन सिद्धांतों के साथ ही समझा जाना चाहिए। मिनरा मिल बनाम भारत सरकार संघ मामले में भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश मामले में स्पष्ट किया गया है कि भाग 3 एवं भाग 4 एक दूसरे के सहायक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। फर्स्ट है, मौलिक अधिकार को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। उन्हें अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट पर नागरिक न्यायालय के पास प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है, अतः नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। सेकंड, मौलिक अधिकार स्थगित या निलंबित यानी सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व नहीं। एंड थर्ड, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिकों और राज्य के बीच के संबंधों की विवेचना की गई है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों के संबंध तथा उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति की विवेचना है। इस तरह जहां मौलिक अधिकार का राष्ट्रीय महत्व होता है, वहीं नीति निर्देशक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व ही जाता है। एंड फोर्थ, मौलिक अधिकार को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य यानी बाउंड किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यायपालिका में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। चेपकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्यवाद 1951 में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में किसे सर्वोच्च दी जाए यानी सर्वोच्चता दी जाए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीति निर्देशक तत्व सहायक रूप में है, अतः मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। सेकंड, इस निर्णय को प्रभावित करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विशेष उपबंध यानी प्रोविजन किया जा सकता है। साथ ही द्वितीय संविधान संशोधन 1955 द्वारा कहा गया है कि अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करता है और कुछ मुआवजा देता है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों में संशोधन की मनाही कर दी और निर्देशक तत्वों की स्थिति मौलिक अधिकार के अधीनस्थ के रूप में हो गई। उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 में लाया गया और कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। 25वां संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 जोड़कर कहा गया कि 39B 39C में समाजवादी तत्व विद्यमान है, जिसे लागू करने पर अगर अनुच्छेद 10, 19 एक्ट 10, 19, 31 जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे मान्य नहीं होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में 24 और 25वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी गई, जहां कोर्ट ने इन्हें संवैधानिक घोषित किया और कहा कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते। आगे चलकर
42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा विस्तार किया गया और कहा कि किसी भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो मान्य नहीं होगा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में 42वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी गई। न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकार एवं निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है और इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।